मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं मुंबई से हूँ और 27 सालों से ज़्यादा का मेरा तजुर्बा है। मेरा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अल्टरनेटिव थेरेपी क्लिनिक है मुंबई में। और हजारों लोग अल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक हुए हैं। और मैं साथ में सिखाता भी हूँ, तो कई सारे लोग ये थेरेपी सीखते हैं और अपना खुद के लिए या अपने परिवारजनों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लोग प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ करके अपना खुद का हीलिंग सेंटर या तो बेड रिडन पेशेंट्स को घर पे जा करके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मेरा ये मिशन है और मेरा ये मानना है कि अगर घर में से कोई एक इंसान भी अगर कोई अल्टरनेटिव थेरेपी सीख तरीके से सीख लेता है, तो वो अपना इलाज, अपने परिवारजनों का बेसिक इलाज तो कर ही सकता है, जिससे दवाइयों की जरूरत कम हो जाए, दवाइयों की साइड इफेक्ट से भी बच सके और बीमारी की तकलीफ से भी बच सके। और ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो है उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो भटकते रहते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक ट्रीटमेंट से दूसरी ट्रीटमेंट, और उनके कई सारे साल उनके चले जाते हैं ट्रीटमेंट लेते वक्त, और लेकिन फिर भी उनकी तकलीफ दूर नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों को सही मार्गदर्शन मिले और कुछ चीजें वो खुद ब खुद सीख ले, तो वो कई सारी बीमारियों से राहत पा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसको होलिस्टिक सॉल्यूशन मिलना जरूरी है। एक तो प्रॉपरली रोग निदान होना जरूरी है, लेकिन रोग निदान के बाद में अगर इलाज ठीक से नहीं होता है तो केवल रोग निदान का कोई फायदा नहीं होता है। कोई कितने भी बड़े डॉक्टर हो, वो रोग निदान तो अच्छा कर ले, लेकिन अगर उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट ठीक से ना हो तो वो पेशेंट के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। यानी जितना जरूरी रोग निदान करना होता है, उतना ही जरूरी उसका इलाज करना भी होता है। दूसरी बात, मॉडर्न मेडिसिन में ज्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, तो उसकी वजह से कई महीनों तक, सालों तक दवाई या ट्रीटमेंट लेते रहने पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक होता नहीं है। जबकि अल्टरनेटिव थेरेपी ये बीमारी को जड़ से ठीक करने का प्रयास करती है, और जिसकी वजह से थोड़ा वक्त लगता है लेकिन बीमारी अंदर से ठीक होती है। तो उसी के चलते हुए हमने मैंने जो पेशेंट्स मेरे पास में रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं और जो लोग वेबिनार के लिए भी आते हैं, तो उन लोगों को देखा कि उनको कई सारी तकलीफें हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं मिलने की वजह से 10 15 20 सालों से लोग परेशान रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों के लिए कुछ होलिस्टिक सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो वो खुद कर सके। देखिए, सारी ट्रीटमेंट तो हम खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास से ही लेनी पड़ती है, क्योंकि वो उनका एक्सपर्टाइजेशन होता है, वहां पे उनका अनुभव होता है, वहां पे उनका स्किल होता है, उनका अभ्यास होता है। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम सीख ले और इस्तेमाल करें तो हम कई सारी तकलीफों में राहत पा सकते हैं, दवाइयों की जरूरत को कम कर सकते हैं, बीमारी की तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो इसी के चलते अभी का हमारा ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार हमारा नेक और बैक यानी कमर दर्द और गर्दन दर्द, ये दोनों की समस्याओं से संबंधित है। उसका आपको एक अगर जानकारी मिल जाए तो आपको पता चले कि उसका इलाज क्या होता है। क्योंकि अगर आपके पास में जानकारी नहीं है और आपको लगता है केवल दर्द कम कर देना यानी ठीक कर देना, तो ऐसा होता था तो पेन किलर से लोगों का दर्द चला जाता है, तो उसके बाद में बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन महीनों सालों से भी दवाइयां लेने के बावजूद भी बीमारियां ठीक नहीं होती है, क्योंकि बीमारी की जड़ को इलाज नहीं किया जाता है। केवल पेन किलर ये तो राहत है, दर्द से आराम देने के लिए वो दिया जाता है, लेकिन उससे बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है। तो जैसे ही दवाई का असर कम हो जाता है, आपकी तकलीफ फिर से शुरू हो जाती है। एक्चुअल में तकलीफ कहीं गई नहीं थी, केवल आपको पता नहीं चल रहा था दवाई के प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो कई सारे लोगों को आजकल ये स्पाइन की समस्या होने लगी है, जिसमें गर्दन का दर्द और कमर का दर्द ये दोनों मुख्य है। कई सारे लोगों को मिडल बैक में भी पेन होता है, लेकिन मिडल बैक में कंपैरेटिवली उसकी एक्टिविटी कम होने की वजह से उसका दर्द उतना ज्यादा नहीं होता है जितना गर्दन और कमर दर्द में होता है। लेकिन सारा स्पाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसकी वजह से क्या होता है, कहीं एक जगह पे दर्द शुरू होता है, अगर जिनको पहले कमर में दर्द शुरू होता है, तो उसके बाद में धीरे धीरे दर्द, वो दर्द बढ़ते 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 फिर मिडल बैक पकड़ लेता है, फिर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे गर्दन भी पकड़ लेता है। यानी अगर जिनको लंबर स्पाइन में या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनको आगे चल के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना है। उसी प्रकार से जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पहले होता है, तो बाद में अगर ध्यान ना रखा जाए या ठीक से इलाज ना किया जाए, तो धीरे धीरे उनको मिडल बैक में, फिर लोअर बैक में, इस तरीके से फिर बाद में कमर की शिकायत हो जाती है, तो उनको बाद में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी होने की संभावना है।
यानी गर्दन के दर्द के बाद कभी लेटर पीरियड में उनको कमर दर्द हो सकता है, या कमर दर्द वालों को बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस हो सकता है, क्योंकि सारे स्पाइन और मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके लिए उसका ठीक तरीके से इलाज करना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो तकलीफ आगे बढ़े नहीं। क्योंकि उम्र के हिसाब से डीजनरेटिव चेंजेस तो सारे लोगों में होते हैं, कोई उससे बचता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर लेंगे, प्रॉपर तरीके से आप अगर उसको मैनेज करेंगे, तो वो डीजनरेटिव चेंजेस को रोका जा सकता है या स्लो डाउन कर सकते हैं। क्योंकि शरीर की रचना सारे लोगों की एक समान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग लेबर वर्कर हैं या खेतों में काम करते हैं, तो वो लोग को 60 70 80 साल तक भी ये तकलीफ नहीं हो रही है। और जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हैं या स्टूडेंट्स हैं या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आजकल उन लोगों को 30s और 40s में ये तकलीफ होने लगी है। जबकि टेबल चेयर पे काम करना या पढ़ाई लिखाई करना या घर का काम करना, ये कोई हेवी काम नहीं है कि जिसकी वजह से इतना जल्दी डिजनरेशन हो। तो अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में लेबर वर्कर को ये तकलीफ ज्यादा होनी चाहिए, भाजी की टोकरी उठा के घूमने वाले लोगों को या खेतों में काम करने वाले को ये तकलीफ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं है। सीडेंटरी लाइफ पैटर्न है जिन लोगों को, टेबल चेयर वर्क है, कुर्सी टेबल पर बैठ के काम करना है, या तो इसी तरीके का काम, जैसे फिर वो किचन का काम हो या टेलरिंग जॉब हो वगैरह, तो उन लोगों को ये तकलीफ ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पे उसकी जो वजह है, वो अगर हम ठीक से जान लेंगे, तो हम उसका इलाज अच्छे से कर पाते हैं। और वो वजह देखते देखते आप अपनी क्या वजह है, आपको ये भी उसमें समझ में आ सकता है, या आपको उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमें अगर स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, फिर वो गर्दन का हो, मिडल बैक का हो, या कमर का हो, या पूरे स्पाइन या पूरा बैक का हो, तो ये होने की ज्यादा वजह क्या है। तो कई सारी वजह हो सकती है। जैसे कोई गिर गया हो, चोट लग गई हो, तो भी ये दर्द शुरू हो सकता है। लेकिन कॉमनली देखा गया है, मैंने जो मेरे यहाँ पे रेगुलरली पेशेंट आते हैं, तो उसमें ज्यादातर मैंने देखा कि जो लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग या आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं, जो लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीसी लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ये काफी समस्या है। दूसरा, जो लोग ज्यादा ड्राइविंग वगैरह करते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, उन लोगों को, ये दो लोगों को ये तकलीफ प्रीडोमिनेटली ज्यादा देखी गई है। उसके पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह है पोस्चर, हमारा बैठने उठने का तरीका। अगर हमारा सोने का तरीका सही नहीं है या बैठने का तरीका सही नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हमारे स्पाइन के ऊपर या तो तनाव पैदा होता है, या दबाव पैदा होता है, या फिर वहां का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में हमें तकलीफ शुरू होने लगती है। अभी जैसे पोस्चर यानी क्या, कई बार क्या होता है, हम लोग समझो कि ड्राइविंग कर रहे हैं और फोन आया। अभी आजकल ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ईयरफोन से लोग बात करते हैं तो विदाउट पोस्चर मेंटेनेंस के वो कर सकते हैं। लेकिन पहले जब भी ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं था, आज भी कई सारे लोग ईयरफोन का रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैंने देखा है कई बार कि जो शॉर्ट रन के लिए ट्रैवलिंग करते हैं टू व्हीलर पे, तो फोन आया तो एक बाजू पे फोन पे बात चालू है और गाड़ी भी चला रहे हैं। उसी प्रकार से ये काफी कॉमन है किचन में फीमेल्स जो लोग काम करती है, तो काम करते करते उनका काम भी चालू है और एक बाजू में फोन पे बात भी चालू है। मैं ये तभी की बात कर रहा हूँ जब भी ईयरफोन या ब्लूटूथ वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। आज भी करते हैं लोग वो, लेकिन तभी तो बहुत ही ज्यादा मैंने देखा हुआ है कि मतलब 15 15 20 20 मिनट तक अपना काम भी चालू है और फोन पे बात चालू है, और वो फोन पे बात करते वक्त में उनको कुछ तकलीफ भी नहीं हो रही है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उनका पोस्चर गलत है। कंप्यूटर पे काम करते करते फोन पे बात चालू है, काम चालू है। अभी ये 5 10 15 मिनट अगर रोज की भी अगर निकाली जाए इस तरीके से, आप यही पोजीशन में कई दिन में मिनटों तक बैठते हैं, तो एक साइड का आपका मसल्स जो है वो टाइट हो जाता है, स्पाजम में चला जाता है। तो पोस्चर का आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो रीढ़ की हड्डी एक तरफ ज्यादा तनाव आती है, दूसरी तरफ सिकुड़ जाती है, मसल्स में स्पाजम आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। तो जिसकी वजह से फिर बाद में नस के ऊपर दबाव आने लगता है, और फिर बाद में धीरे 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 आपकी तकलीफें शुरू होती है। उस तरीके से कई बार हम लोग सोते सोते टीवी देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इवन मोबाइल देखते हैं, तो सोते वक्त में हम लोग या तो दो पिलो लेकर के सोते हैं या सोफे के हैंडल के ऊपर सर रख करके हम लोग टीवी देख रहे हैं।
तो ये गर्दन काफी देर तक ऊंची रहती है। हमारा स्पाइन जो है वो आइडियली ये पोजीशन में हमारी सोने की स्थिति होनी चाहिए। तो हम जब भी कुछ पढ़ाई करते हैं तो तभी हमारी ये स्थिति हो जाती है। तो हमारी गर्दन ऊपर की ओर आ जाती है इस तरीके से। तो यहाँ स्पाइन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कई बार सोते वक्त में सर के नीचे हाथ लेकर के सोने की आदत होती है। कई बार एक करवट पर सोते हैं, हाथ पीछे रख करके सोने की आदत होती है, तो एक साइड के मसल्स ज्यादा खिंचाव में आ जाते हैं और जिसकी वजह से बाद में दर्द शुरू हो जाता है। और ये तभी हमें पता नहीं चलता है कि रात को आप सोए और सुबह में ही आपको तकलीफ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एवरीडे अगर ये होता है तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे होने लगता है और बाद में फिर हमें सिम्टम्स आने लगते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये तकलीफ उसके बाद में होने लगती है। कई बार बच्चे लोग स्टडी करते वक्त में भी अगर आप देखेंगे तो ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, लेटते लेटते पढ़ते हैं या तो एक साइड पर झुक करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी पोजीशन होती है जो पोस्चर हमारा गलत हो, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है और वो हमें समझ में नहीं आता है। हमें दर्द होता है तो हम दर्द की गोली खा लेते हैं, लेकिन पोस्चर करेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जैसे ही दर्द की गोली का प्रभाव कम हो गया तो हमें तकलीफ फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह इम्प्रॉपर पोस्चर है। तो अगर पोस्चर की वजह से तकलीफ होती है तो जब तक आप पोस्चर करेक्ट नहीं करेंगे, आपका बैठने का सोने का तरीका सही नहीं होगा। कई बार टेबल चेयर पे जब काम करते हैं तो चेयर का पोजीशन बराबर नहीं होता है। कई बार चेयर ऊपर नीचे होती है, या तो फिर लैपटॉप या पीसी का पोजीशन ठीक से नहीं होता है। तो इसकी वजह से ज्यादातर ये तकलीफ होती है। आप लोगों में से भी अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि यस, मेरे केस में ये पोस्चर की वजह से होने की संभावना है, तो आप पी लिख सकते हैं ताकि पता चले। पी फॉर पोस्चर, आपका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, तो उसके अनुसार अगर आपको पोस्चर की वजह से आपको ऐसा लगता है कि यस मेरा, क्योंकि हम जब भी पेशेंट को पूछते हैं, बात करते हैं कि आप इस तरीके से बैठते हैं क्या, आपका बैठने उठने का तरीका क्या है या काम करने का तरीका है, तभी पेशेंट बताते हैं हाँ ये मेरे मतलब ये पोजीशन में मैं सोती हूँ, या तो ये पोजीशन में मैं बैठता हूँ या पढ़ाई करता हूँ। राइट। यस नीतू जी। तो अभी आप मुझे बताइए, आप गलत पोस्चर में बैठते हैं, अगर आप गलत पोस्चर में काम कर रहे हैं, कैसे काम करते वक्त में भी कई बार हमारा काम करने का तरीका गलत होता है, या जल्दी जल्दी में हम लोग हमारा ठीक तरीके से शरीर की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं मेंटेन कर पाते जल्दी जल्दी में। अभी ऐसे केस में डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, लेकिन पोस्चर करेक्शन का काम किसको करना पड़ेगा? ये तो पेशेंट को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका तरीका गलत है तो वो डॉक्टर तो नहीं सुधार सकते। डॉक्टर सुधार भी देंगे, करेक्ट भी हो गया, लेकिन तरीका गलत होगा तो वापस से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बीमारी का इलाज डॉक्टर या ट्रीटमेंट के पास में केवल 50% है। 50% से ज्यादा डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, ना ट्रीटमेंट के लिए ना दवाई के लिए। 50% रोल पेशेंट का खुद का होता है। और वो क्या रोल होता है वो हम आगे देखेंगे। इसमें एक हमने पॉइंट देखा पोस्चर, कि जो कि पेशेंट के हाथ में, अगर उसका बैठने का तरीका वो सुधार दे तो अपने आप उसकी आधी तकलीफ कम हो जाएगी। काम करने का तरीका अगर आप सुधार दो तो अपने आप आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। यानी ये ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, लेकिन उसके लिए आप इलाज डॉक्टर के पास करवाते हैं। तो नो डाउट इलाज डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन उसका करेक्शन तो आपके हाथ में है। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक उसका सुधार नहीं होगा, आपकी रिकवरी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें जानना जरूरी है, जो कि बताई नहीं जाती ज्यादातर, और जिसकी वजह से पेशेंट महीनों तक सालों तक परेशान रहता है। इम्प्रॉपर पोस्चर के बाद में है फॉरवर्ड बेंडिंग और वेट लिफ्टिंग। ये सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है नेक पेन और बैक पेन के लिए, क्योंकि हमारे सारे काम हैं वो आगे झुकने के। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, रसोई काम कर रहे हैं या सिलाई काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर हमारे काम फॉरवर्ड बेंडिंग के हैं। तो गर्दन की तकलीफ यानी स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत भी जो है वो गर्दन दर्द की वजह से होती है। उसी प्रकार से कमर दर्द की भी जो तकलीफ है वो ज्यादातर फॉरवर्ड बेंडिंग और वेट लिफ्टिंग की वजह से होती है। जब भी कोई वजन उठाया जाए तो वजन उठाने की वजह से कमर में दबाव आ जाता है और उसकी वजह से तकलीफ शुरू हो जाती है। या फिर आप आगे झुकते हैं और उसकी वजह से तकलीफ होती है, यानी आप अगर कोई चीज नीचे उठाने के लिए जाते हैं या तो फिर नीचे रखने के लिए जाते हैं, कमर के रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव आ जाता है और उसकी वजह से तकलीफ हो जाती है। तो ज्यादातर जो तकलीफ होती है कमर में या गर्दन में वो फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से होते हैं। तो जिनके काम ऐसे हैं, जिनको
बार बार आगे झुकना पड़े। तो जैसे गर्दन के लिए अगर कॉमनली देखा जाए तो टीचर्स का जो काम होता है, पेपर करेक्शन करना, नोट्स बनाना, पेपर चेकिंग करना, तो ये उनको सारा काम नीचे झुक करके करना पड़ता है। तो टीचर्स के लिए ये कॉमन है। टेलर्स के लिए टेलरिंग का जो भी होता है, तो उसमें भी उन लोगों को कटिंग वगैरह जो करना होता है, सिलाई करना होता है, तो गर्दन झुका करके काम करना पड़ता है। तो कटिंग के लिए यानी टेलरिंग वर्क के लिए, एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह जो करते हैं उनको भी झुक करके ही काम करना पड़ता है। मेहंदी डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो मेहंदी रखने का काम करते हैं, ब्यूटिशियंस वगैरह, उन लोगों को भी यही काम होता है, तो उनसे तकलीफ ज्यादा होती है। उसके बाद में जो डिजाइनिंग वर्क करते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, ड्रेस डिजाइनिंग है, तो ऐसे जो बारीक सारी काम है, या तो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं जिनको ड्राइंग बनाना पड़ता है, तो उन लोगों को भी ये सारा काम नीचे झुक करके करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जिन लोगों को ज्यादातर, या आईटी प्रोफेशनल्स जिनको लैपटॉप पे और पीसी पे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोफेशनल हेजार्ड है, तो यानी ये जो कामकाज के तरीके हैं उनसे ये तकलीफ होती है। लेकिन कॉमनली डे टू डे लाइफ में भी हम लोग का नेक का झुकाने का काम ज्यादा होता है। फीमेल्स का रसोई का या किचन में जो कोई भी काम है तो वो ज्यादातर गर्दन झुका के ही करना पड़ता है, फिर वो भाजी काटने का काम हो, या चपाती बनाने का काम हो, दाल चावल बनाने का काम हो, या साफ सफाई करने का हो। तो ये सारे काम हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग के नेक का प्रॉब्लम होता है। प्लस फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे आगे झुक करके काम करना है, जैसे झाड़ू निकालना, पोछा निकाल करना, तो ये सारा काम भी आगे झुक करके करना होता है। थाली रखना, कोई चीज नीचे से उठाना रखना, या फिर जिन लोगों को सेल्समैन का जॉब है या तो शॉपकीपर्स है जिनकी खुद की दुकान है और कई सारी चीजें घर उसमें बेचने के लिए रखी है, तो नीचे काउंटर में से निकालो, रखो, डिस्प्ले करो, वापस से रखो, नीचे रख दो, तो ये ऊपर नीचे बार बार होता है, कमर में शिकायत होती है। और शॉपकीपर्स को वगैरह ये ज्यादातर तकलीफ इसके लिए होती है कि कई बार काउंटर के पास में उतनी जगह नहीं होती कि आप आराम से नीचे झुक करके कोई चीज काम कर सको, तो आपको टेढ़ा होकर के करना पड़ता है। कई बार जिन लोगों को हाइट जिनकी ज्यादा है और वो पीसी ऑपरेशन या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो उनको पैर रखने को जगह नहीं होती है, पूरी जगह कम पड़ रही है हाइट की वजह से, तो फिर ऐसा टेढ़ा होकर के काम करना पड़ता है। कई बार बाइक वगैरह चलाते वक्त में अगर आप देखें तो कुछ लोग टेढ़े होकर के बाइक चलाते हैं, यानी एकदम जो हमारी जो पोजीशन होती है, ये इस पोजीशन की वजह वो लोग थोड़ा टिल्ट होकर के एक साइड पे झुक करके बाइक चलाते हैं। इवन बैठने का तरीका मैंने जो पोस्चर के लिए बोला था, तो कई सारे लोगों को विजय दीनानाथ चौहान की तरह बैठने की आदत होती है, तो वो ये एक रिलैक्स मोड में होता है, तो ये पोजीशन में बैठते हैं। कई बार हम लोग सोफे पर बैठे बात करते करते थोड़ा आगे झुक जाते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन हमारी होती है, स्पाइन इरेक्ट पोजीशन, ये हमें आइडियली बैठना चाहिए। लेकिन हम थोड़ी देर के बाद में फिर ऐसे हो जाते हैं, थोड़े आगे झुक जाते हैं, या फिर एकदम से सोफे पर अगर हम बैठेंगे तो सोफा डेप्थ ज्यादा होती है सोफा में, तो जिसकी वजह से हम पीछे टेक के नहीं बैठते, तो फिर हम लोग एकदम से इस तरीके से जैसे आधे लेटे हुए हैं उस तरीके से बैठते हैं। तो ये सारी शिकायतें जो है वो उसी की वजह से बढ़ती है। तो कितने लोग मेरी ये बात से कोरिलेट कर पाते हैं या सहमत है? अगर आप एग्री है तो ए लिखिए या यस लिखिए। यानी इतनी सारी डिटेल में बहुत कम बार हमें जानकारी मिलती है, डॉक्टर हमें कोई इतना जानकारी देते नहीं है। वो कहते हैं केवल दवाई खा लो या फिजियोथेरेपी करा लो, लेकिन अगर पोस्चर करेक्शन या सर्टन हम लोग चीजें करेंगे नहीं, तब तक तो हमें वो सुधार दिखने वाला ही नहीं है, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कई बार ट्रॉमा की वजह से होता है, मार लगती है, ये भी काफी कॉमन है, क्योंकि ये हमें ध्यान में नहीं आता है कई बार। कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग तो बहुत बार गिर चुके हैं, या कई बार खास करके फीमेल्स कहते हैं कि हम लोग साफ सफाई करते वक्त में घर में, अभी आजकल सबके लादी जो है वो टाइल्स मार्बल लाइट होती है, स्लिपरी होती है, पानी दिखाई नहीं देता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, चोट लगती है। अभी वो चोट तभी ज्यादा नहीं होती है तो हमें महसूस नहीं होता है, हम अपना सेक वगैरह करके पेन किलर खा करके ठीक हो जाते हैं, भूल जाते हैं। 15 दिन महीने के बाद में हमें फिर कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये हमें तभी ध्यान में नहीं आता कि महीने पहले गिरे थे, क्योंकि हमारे ध्यान में तो क्या होता है कि कल तो मैंने ट्रैवलिंग किया था, शायद उसकी वजह से मुझे हुआ होगा। तो हम वो को रिलेट करने की कोशिश करते कि बस में ट्रैवलिंग किया, ट्रेन में ट्रैवलिंग किया, जर्क लगा, उसकी वजह से वो हुआ होगा।
8-15 दिन, महीने पहले मार लगा है वो हम भूल जाते हैं। कई बार बचपन में गिरे हुए हो और उसकी असर हमें बाद में लेटर एज में महसूस होती है। क्योंकि जैसे हम गिरते हैं तो जो हमारी माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है, जो बाल के जैसी केशवाहिनी जो होती है एकदम पतली हेयर लाइन, हेयर के जैसी, तो वो जो केशवाहिनी होती है, ब्लड वेसल्स होती है एकदम माइनर, वो कहीं पे कुछ दब जाती है। अब ये एकदम बारीक होती है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अगर कभी कम भी हो जाता है तो तुरंत से उसका असर नहीं होता है। लेकिन ओवर द पीरियड क्या होता है, 2-5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, जो जो ब्लड वेसल्स दब गई है उसके आजू बाजू का जो एरिया है वो कमजोर हो जाता है। वो एरिया कमजोर हो जाने की वजह से बाकी के एरिया में बराबर से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको ऑक्सीजनेशन मिल रहा है, उसको कैल्शियम विटामिन जो चाहिए वो सारी चीजें मिल रही है। लेकिन जो नस दब गई थी उसके आसपास का समझो कि इतना हिस्सा है कमजोर है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उसको ब्लड नहीं पहुंचा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, कैल्शियम नहीं पहुंचा, विटामिन नहीं पहुंचे, तो वो एरिया कमजोर रह जाता है। फिर वो इतने ही हिस्से में हमें दर्द होता है, जो कि 10-15 साल के बाद में भी हो सकता है। तो हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि मैं बचपन में गिरा था उसका असर मुझे 20 साल के बाद में महसूस हुआ। लेकिन ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है। तो जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है वो जब भी कंप्रेस हो जाती है या इंजर्ड हो जाती, दब जाती है, तो उसका असर तुरंत से महसूस नहीं होता, उसका असर बहुत लेटर एज में पता चलता है। तो इसके लिए कई सारे लोग हमेशा कहते हैं कि जब ब्लंट इंजरी होती है, खून निकल जाता है, वो अच्छा है, आपका पैसेज क्लियर हो जाता है, आपका पाथवे क्लियर हो जाता है। लेकिन जब ब्लड स्टेगनेंट हो जाता है, मूंड मार बोलते हैं जिसको हम, ब्लंट इंजरी हो गई, तो वहां पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, कई बार ब्लड क्लॉट हो जाता है, और वो रुकावट पैदा करता है आगे के सर्कुलेशन में। और इसका इम्पेक्ट तुरंत नहीं पता चलता है, आफ्टर सर्टन पीरियड पता चलता है, और तब तक हम भूल चुके होते हैं कि बचपन में हमें कोई ऐसा मेजर इंजरी हुआ था। तो ये इम्पैक्ट ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हो सकता है। वो इंजरी गर्दन के ऊपर हो सकती है, कमर के ऊपर गिर गए हो तो उसकी वजह से हो जाती है। कई बार हम लोग ट्रेन में वगैरह ट्रैवल करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे बसेस या ट्रेन का ट्रैवलिंग होता है, और जो लोग मुंबई से हैं उन लोगों को पता है कि मुंबई का ट्रेन का ट्रैवलिंग कितना क्रिटिकल होता है। तो हम लोग हैंडल पकड़ के खड़े हैं, पीछे से धक्का आ रहा है, और हमारी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें ये पकड़ के रखना पड़ता है, लेकिन एकदम से प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो हमारे पूरे मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। कई बार वहां पे किसी का कोनी लग गया, किसी का बैग लग गया, तो ये जो चोट लग जाती है तो तभी हमारा पूरा फोकस हमारी पोजीशन को मेंटेन करने में और ऑफिस जाने के या जहाँ पे पहुंचना है उसी के चक्कर में होता है। तो हम बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते या हमें याद भी नहीं रहता है, हम भूल भी जाते हैं कि सुबह में हमें ऐसा कुछ लगा था या चोट आई थी। लेकिन ओवर द पीरियड वो मसल्स धीरे धीरे स्पाज्म में चले जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, और फिर दर्द देना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ये सारी शिकायतें कुछ ना कुछ शुरू होती है। इलाज किया जाता है, वो केवल सिम्टम्स को इलाज किया जाता है, लेकिन वजह हमें पता नहीं है, तब तक जड़ तक नहीं जाते हैं, तो वो टेम्पररी फायदा होता है। तो एक्सरे में तो हमें हड्डी की शिकायत पता चलती है, मसल्स की या नर्व्स की पता नहीं चलती, ब्लड सर्कुलेशन की पता नहीं चलती है। तो एक्सरे वगैरह से हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मिलता है। एमआरआई वगैरह निकालते हैं तो कौन सा नर्व कंप्रेस हो रहा है ये पता चलता है, और कहीं पे अगर गांठ वगैरह हो गई है, ब्लड क्लॉट हो गया है मेजर, तो ही पता चलता है, बाकी पता नहीं चलता है। लेकिन ये ऐसी वजह होती है कि जो हमें रेगुलर होते रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हमारे कामकाज की वजह से या रहन सहन की वजह से। और आप देखो तो बच्चों में ये तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि बच्चों लोगों का प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं होता है। वो काम करते वक्त, खास पढ़ाई करते वक्त में लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं, या तो फिर आड़े टेढ़े होकर के बैठते हैं, जिसका असर उनको बाद में महसूस होता है। वरना बच्चों की एज में ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके मसल स्ट्रांग होते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है तो। लेकिन ये पोस्चर की वजह से होने वाली तकलीफ है, जिसकी वजह से आजकल हमारे पास में स्कूल कॉलेज के बच्चे लोग भी आते हैं ये सारी तकलीफ को लेकर के। तो मैं उसके अलावा ये ट्रॉमा या इंजरी हमने देखा, तो उसके बाद में उसका एक जो वजह है प्रोफेशन, जैसा मैंने बताया कि कुछ कामकाज के तरीके ऐसे, जैसे टीचर्स हैं, टेलरिंग जॉब है, तो उन लोगों को गर्दन का दर्द कॉमनली दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं,
जो लोग ज्यादा जिमिंग वगैरह करते हैं और वहां पे हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग ज्यादा करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा करते हैं, उन लोगों को ये तकलीफ होती है। कुछ प्रोफेशन जो लेबर वर्क करते हैं, कि जिन लोगों को वजनदार चीजें उठा करके रखना होता है, नीचे से उठबैठ करना होता है, ऐसे लोगों को ये ज्यादा होता है। यानी ये कुछ प्रोफेशंस के लोगों में ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। और इम्प्रॉपर पोस्चर, ये सारी वजह उसके होती है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे, एक बात आप गौर करेंगे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना प्रोफेशन की या उन लोगों की, तो अभी आप बताइए, कंप्यूटर ऑपरेट करना या किचन में खाना बनाना, ये काम ज्यादा तकलीफदायक है या ज्यादा मेहनत का है? या 50-100 किलो का गोनी उठा के ट्रक लोड अनलोड करना, पत्थर तोड़ना, पत्थर का घमेला भर करके ऊपर नीचे जाना, या भाजी का टोकरी लेकर के घूमना, ये ज्यादा काम टफ है? आप दोनों में से काम बताइए। टीचिंग वर्क, टेलरिंग वर्क, आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए कोई शिकायत है तो मतलब वो जो काम है ये ज्यादा टफ है, किचन का काम करना ज्यादा टफ है, या लेबर वर्कर या खेत मजदूर का काम ज्यादा टफ है? अब दोनों में से आप बताइए कि लेबर वर्कर का है तो एल लिखिए, अदर्स का है तो ओ लिखिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा काम ज्यादा टफ है, या किन लोगों को ये तकलीफ होनी चाहिए या हो सकती है? आपने देखा होगा लेबर वर्कर मजदूर लोग जो है वो 50-100 किलो का गोनी उठा के पूरा ट्रक लोड अनलोड कर रहे हैं, भाजी का टोकरी लेकर के। बड़ी उम्र की लेडीज भी आपने देखा होगा वो भाजी का टोकरी लेकर के भागती है इधर से उधर। लेकिन उन लोगों को ये तकलीफ नहीं है, राइट? यानी आइडियली ये लेबर वर्कर को होना चाहिए, बराबर, कि जो लोग भारी काम करते हैं उनको होना चाहिए। लेकिन होता किसको है? जो टेबल चेयर पे बैठे हैं, जो घर में हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, इन लोगों को ये ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसका मतलब क्या है? या तो उनका काम करने का तरीका गलत है, एक, या फिर उनके मसल्स या जॉइंट्स कमजोर है। अब आप बताइए, 50 किलो का गोनी उठा करके उन लोग को गर्दन का दर्द नहीं होता है, उनको कमर का दर्द नहीं होता है, खेत में 8-8 घंटा काम करते हैं आगे झुक करके, उनको कमर का दर्द नहीं है। रोड पे आप देखेंगे पत्थर तोड़ने वाले, रोड बनाने वाले या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम करने वाले जो लेबर वर्कर है, वो 8 घंटा कड़ी धूप में भी काम करते हैं आगे झुक करके, वजन उठाने का काम, यानी सारा हार्ड वर्क करते हैं। उन लोगों को, हमारे पास में भी जो पेशेंट आते हैं, वो ये क्लास के लोग नहीं आते हैं, लेबर क्लास के लोग नहीं आते हैं। ये आते हैं कौन? जो पूरा दिन भर एसी में बैठते हैं, जो लोग टेबल चेयर का काम करते हैं, जो लोग दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शरीर का इस्तेमाल कम होता है, इन लोगों को ये तकलीफ ज्यादा होती है। एग्री है आप मेरी बात से? आप अपने आसपास का माहौल देखेंगे या आप अपनी तकलीफ को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अगर आप एग्री है तो ये लिखिए। यस, करेक्ट। यानी आइडियली जो तकलीफ लेबर वर्कर को होनी चाहिए थी, अगर हम भारी काम की बात करें, आगे झुकने का काम करें, वजन उठाने की बात करें, तो ये तकलीफ उन लोगों में होनी चाहिए। अगर उन लोगों में हो तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उन लोगों को नहीं होता है, होता किसको है? तो आईटी प्रोफेशनल्स को हो रहा है, जो टेबल चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, जो पूरा दिन भर एसी में है, ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है। उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा शरीर कमजोर है, कहीं ना कहीं हमारा जॉइंट कमजोर है, हमारे मसल्स कमजोर है। तो अभी दर्द कम करना उसका सॉल्यूशन होगा, या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना उसका सॉल्यूशन होगा? राइट? क्योंकि अगर हमें तकलीफ को दूर करना है तो तकलीफ की वजह को दूर करना पड़ेगा। अगर हमारे मसल्स कमजोर है, हमारा जॉइंट कमजोर है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना उसका सॉल्यूशन होगा, या केवल दर्द को दबा देना या पेन किलर खाना उसका सॉल्यूशन होगा? क्या लगता है आपको? पेन किलर उसका सॉल्यूशन हो सकता है? राइट? यानी हमारे तकलीफ को कम करना केवल जरूरी नहीं है, उसकी जड़ का इलाज करना भी जरूरी है। राइट? राइट, तो स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है। इन लोगों में एक कॉमन चीज आप देखेंगे, मेंटल स्ट्रेस। ये जो मैं बात कर रहा था ना अभी, तो जैसे हमारे मसल्स या जॉइंट कमजोर है, वैसे मेंटल स्ट्रेस का प्रमाण अगर आप देखेंगे आईटी प्रोफेशनल्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स में बहुत ज्यादा होता है।
लेबर वर्कर में मेंटल स्ट्रेस का वर्क बहुत ही तकलीफ कम होती है। और जितनी भी बीमारियां अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड, तो 100 बीमारियां अगर हम काउंट करें, कोई भी 100 मतलब 100% सारी बीमारी आप ले लो, तो वो बीमारियों की वजह, जिसमें 60 to 70% फिजिकल इलनेसेस यानी शारीरिक रूप से होने वाली व्याधि, जिसकी वजह मानसिक होती है, मानसिक तनाव। इसके लिए आईटी प्रोफेशनल्स को टेबल चेयर पे काम करना है, कोई ज्यादा वजन उठाने का काम नहीं है, केवल कंप्यूटर ऑपरेट करने का काम है, लेकिन कमर दर्द हो रही है, क्यों? क्योंकि उनका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है। यानी एक तो मसल्स वीक है, जॉइंट वीक है, एक रीजन, दूसरा पोस्चर, और तीसरा मानसिक तनाव। ये तीन मेजर रीजंस होते हैं। उसके बाद में न्यूट्रिशन आता है। तो ये तीन चार वजह होती है जिसकी वजह से बीमारियां होती है, और जिसमें मेजर रोल प्ले करता है मानसिक तनाव। और खास करके जो वर्किंग लेडीज हैं, जिन लोगों को ऑफिस वर्क भी करना है, घर का काम भी करना है, ट्रैवलिंग भी करना है, वो लोग कंटिन्यू मेंटल स्ट्रेस में होते हैं। सिटी में जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं, उन लोगों को स्ट्रेस का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट होता है बाद में, फिर उनको जॉइंट पेन, माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए चालू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को भी स्ट्रेस है, जिनका जॉब प्रोफाइल है ऐसा कि जिसमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूस दबाव बना हुआ रहता है, उन लोगों को ये सारी शिकायतें बहुत ज्यादा है। लेबर वर्कर को ऑन द कॉन्ट्ररी, उन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा नहीं, काम वो ज्यादा कर रहे हैं हमसे, उन लोगों का फिजिकल वर्क हमसे ज्यादा है, लेकिन वही उनकी स्ट्रेंथ है। वो लोग ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फिजिकल स्टेमिना अच्छा है, एक्सरसाइज होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, पसीना निकलता है तो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है। इन सब की वजह से उनका मानसिक तनाव कम होता है, उनके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उन लोगों को नींद अच्छी आती है। और यही उनका हेल्दी होने का सबसे बड़ा वजह है। सहमत है आप मेरी बात से? आप देखेंगे तो जो लोग टेबल चेयर का वर्क करते हैं, पूरा दिन भर घर में है या तो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को नींद लाने के लिए गोली खानी पड़ती है। कोई भी लेबर वर्कर को नींद के गोली की जरूरत होती है? क्योंकि वो इतना हेवी काम करते हैं, उतना शरीर थक जाता है कि जैसे ही रात को सोए नहीं कि उनकी सुबह हो जाती है, इतनी अच्छी नींद आती है उनको। और अच्छे अच्छे घर के लोगों को पहले तो 2-3 घंटा उन लोगों को तो अलग अलग तरीके से वो लोग कोशिश करते हैं नींद लाने के लिए, फिर आखिर में नींद की गोली खानी पड़ती है। क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। और यही वजह है कि उनकी बीमारियां ठीक होती नहीं है, क्योंकि वो लोग केवल डिपेंडेंट है वो डॉक्टर के ऊपर और दवाइयों के ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर इलाज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। जबकि डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, दवाई की भी जरूरत नहीं है, जरूरत है आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की। और जब तक आज वो नहीं लाते हैं, कोई डॉक्टर या कोई दवाई आपको हेल्प नहीं कर सकता। करेक्ट। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें न्यूट्रिशन यानी, अभी के लोगों को न्यूट्रिशन कहा तो कैलोरीज, विटामिन्स, कैल्शियम, यही चीजें ध्यान में आती है। लेकिन न्यूट्रिशन यानी केवल विटामिन्स या कैलोरीज नहीं है। न्यूट्रिशन यानी ऐसे पोषक द्रव्य कि जो आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को, आपके पूरे शरीर को ताकत दे। लेकिन ना ही केवल ताकत दे, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। हम जिसको न्यूट्रिशन या डाइट कहते हैं, या कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे शरीर के लिए अगर अयोग्य हो तो उससे तकलीफ बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर योग्य प्रकार से खाना खाया जाए, योग्य खाना खाया जाए, तो कई सारी बीमारी बिना दवाई के भी ठीक हो सकती है। और इसकी जानकारी मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन केवल बात करता है कैलोरीज के बारे में, विटामिन के बारे में, कैल्शियम के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में। न्यूट्रिशन उसके कहीं ज्यादा है। जब भी लोगों को कैलोरीज या विटामिन के बारे में पता नहीं था, तभी भी योग्य और अयोग्य आहार की जानकारी भारतीय वैज्ञानिकों को यानी आयुर्वेद के पंडितों को थी, आज भी है।
लेकिन हम केवल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो केवल कैल्शियम विटामिन की बात करते हैं। तो अगर देखिए, अगर आपको कमर का या गर्दन का दर्द है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, तो कैल्शियम की गोली 1 डेढ़ महीना 2 महीना खाने के बाद में आपका दर्द चला जाना चाहिए, अगर वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है तो। लेकिन जाता है क्या? नहीं जाता है। और आप मुझे बताइए, हम लोग ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, हम लोग फ्रूट्स खा सकते हैं, हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम लोग दूध पी सकते हैं, हम लोग पल्सेस और बीन्स खा सकते हैं, यानी महंगी चीजें भी हम न्यूट्रिशन में खा रहे हैं। उसके बावजूद हमारा विटामिन कम, हमारा कैल्शियम कम, हमारा आयरन कम, सब कुछ कम है। और वो लेबर वर्कर, वो चटनी भाकरी खाता है, मिर्ची के साथ में रोटी खा लेता है, या कांदा के साथ में, या छाछ के साथ में वो रोटी खाता है या चावल खाता है। उसकी हड्डियां मजबूत है, उसके दांत मजबूत है, उसके बाल अच्छे हैं, उसको डायबिटीज नहीं है, उसको बीपी नहीं है, उसको एसिडिटी नहीं है, उसको माइग्रेन नहीं है। वो कोई विटामिन की गोली नहीं खा रहा है, वो कैल्शियम की गोली नहीं खा रहा है, वो कैलोरी देख करके खाना नहीं खा रहा है, लेकिन वो हमसे हेल्दी है। और हम सब कुछ देख करके खा रहे हैं कि इतनी कैलोरी खानी चाहिए, इसमें ये इतना होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए, मखाना खाना है, कीवी खाना है, यानी महंगी महंगी चीजें भी हम लोग खा रहे हैं न्यूट्रिशन के नाम पे। और उसके बावजूद भी हमारा शारीरिक स्ट्रेंथ कम है, मानसिक स्ट्रेंथ कम है। वो सादा चटनी भाकरी खाता है, और वो हमसे ज्यादा तंदुरुस्त है। वो अच्छी नींद ले सकता है, उसका शारीरिक क्षमता अच्छी है। लगता है ये बात मेरी आपको सहमत है आप, कि ये सारी चीजें हमें काफी सोचने लायक है। इजंट इट? ये क्यों बता रहा हूं मैं ये आप सभी लोगों को, कि कई बार क्या होता है कि ये सारी चीजें जरूरी होती है, वो चीजें छोड़ करके हम बाकी सब चीजें करते रहते हैं। हम एमआरआई निकालते हैं, फिर वो डॉक्टर बोलते हैं आपको सर्जरी करना पड़ेगा, आपकी नस दब रही है। अभी इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एक्सरे या एमआरआई निकाला हो, और डॉक्टर ने कहा हो कि आपकी नस दब गई है, या एक्सरे में ऑस्टियोफाइट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी रीढ़ की हड्डी बढ़ रही है, स्पाइक जैसा कांटे जैसा हिस्सा बढ़ता है जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, या आपकी डिस्क प्रोलेप्स हो गई है, या कॉम्प्रेस हो गई है, या स्टेनोसिस हो गया है, या नर्व कंप्रेशन हो गया है। कितने लोगों को डॉक्टर ने ऐसा कहा है? आप चैट बॉक्स में लिखिए, अगर नेक के लिए लिखा हो तो एन के लिए लिखिए, गर्द कमर के लिए कहा हो तो बी के लिए लिखिए। कितने लोगों को डॉक्टर ने कहा है कि आपकी नस दब रही है, या गादी खिसक गई है, गादी सड़क दब गई है, या नर्व स्टेनोसिस हो गया है, या डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं। अब चैट बॉक्स में लिखिए ताकि पता चले कितने लोगों को ये बताया गया है। या वेरी गुड इवनिंग भूपेंद्र जी। राइट, तो नेक और बैक, अभी आप जिन लोगों को भी डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, या तो नस दब गई है, नर्व कंप्रेस हो गया है, या गादी खिसक गई है, या गादी दब गई है, आपको 24 घंटा एक सरी का दर्द होता है, नस तो दबी हुई है, हड्डी बड़ी हुई है, तो ये दर्द आपको 24 घंटा एक सरी का रहना चाहिए कि न रहना चाहिए? अगर आपकी गादी खिसकी हुई है, गादी दबी हुई है, नस दबी हुई है, या हड्डी बड़ी हुई है, तो आपको 24/7 दर्द एक से ऐसा होना चाहिए, या दर्द फ्लक्चुएट होना चाहिए? क्योंकि नस तो दबी हुई है, वो तो खुली नहीं है, तो दर्द तो 24 घंटा रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन रहता है क्या? कभी हमारा दर्द बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, दर्द बढ़ जाएगा। थोड़ा गर्मी का मौसम आएगा, अच्छा लगेगा। कभी खाने में कुछ खट्टा आ गया, दर्द बढ़ जाता है। गैस हो गया, दर्द बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ गया, दर्द बढ़ जाता है। महसूस किया है आपने कभी? हम लोग कभी इतना गौर से ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन जब पूछते हैं तभी बाद में धीरे धीरे हाँ ऐसा ऐसा होता है। अभी से आप नोट करना। तो अगर नस दबी हुई है, गादी खिसकी हुई है, गादी दबी हुई है, या तो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है, तो आपका दर्द एक जैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंटिन्यूस पेन नहीं होता है, क्योंकि
भले दबी हुई हो नस या हड्डी बड़ी हुई हो, जब भी उसमें गैस जाके अटकती है, वात अटकता है, तभी जाके वो परेशान करता है। वात हट गया, दर्द कम हो जाता है। और इसके लिए हमें कभी कभी एकदम से ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, और कभी ऐसा लगता है कि इतना मेजर प्रॉब्लम है कि पता नहीं ये ठीक होगा भी या नहीं। राइट। तो उसके पीछे की वजह यही है। और इसके लिए न्यूट्रिशन का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये अगर आपको पता होगा। नहीं तो क्या होता है, हमें पता नहीं है, हमें गैस हो रही है, हम बटाटा खाते जा रहे हैं, रोज का बटाटा का भाजी अच्छा लगता है और वही खा रहे हैं। गैस बढ़ेगा तो दर्द बढ़ेगा ही। फिर हम बोलते कि अरे दवाई लिया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कम हो रहा है? क्योंकि कुछ खाने पीने की चीजें जो आपको पता नहीं थी, वो आप खा रहे हैं, जो आपके दर्द को बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और इसमें न्यूट्रिशन यानी केवल कैल्शियम विटामिन नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये होता है। अभी जिन लोगों को भी गर्दन से जुड़ी शिकायत है, तो ये जरूरी नहीं कि उनको नेक पेन हो, यानी हर बार हमें दर्द होता हो तो मतलब गर्दन में दर्द हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो आप इसमें से कौन से सिम्टम्स आपके साथ में आपको लागू होते हैं वो भी आप चेक कर लीजिएगा। जिसमें एक तो कॉमन है, पहले तो गर्दन का दर्द होना या गर्दन अकड़ जाना। तो हमें गर्दन का दर्द होता है या गर्दन अकड़ जाती है, यानी हमें अगर पीछे झुकना हो तो देखना हो तो हम पूरी गर्दन घुमा के नहीं देख सकते, हमारे शरीर को पीछे घुमाना पड़ता है। तो ये जो पेन या नेक स्टिफनेस, कई बार हम लोग सुबह में उठते हैं तो तकिए की वजह से या सोने का तरीका गलत होगा तो सुबह में गर्दन अकड़ जाती है, फिर हमें मोड़ने में तकलीफ होती है। तो ये नेक स्टिफनेस होती है। कई सारे लोगों को हाथ में दर्द होता है, कई बार चेहरे पर दर्द होता है या सर में भारीपन महसूस होता है। तो वो एक साइड का हमारा जो दर्द है वो बना हुआ रहता है, यानी चेहरे पर और सर में एक साइड में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है या हाथ में दर्द होता है। यानी कई बार ऐसा होता है गर्दन में दर्द नहीं है लेकिन हाथ में दर्द है। शोल्डर पेन होता है, कंधे में दर्द होना, कंधा अकड़ जाना, ये भी उससे जुड़ी हुई शिकायत है। हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, हाथ में झुंझुनाहट होना, टिंगलिंग नमनेस जिसको हम कहते हैं कि एकदम सुन्न हो जाते हैं, हाथ में जैसे जान नहीं है ऐसा लगता है। कई सारे लोगों को गर्दन की नस ज्यादा दबती है तो वर्टिगो की शिकायत होती है, चक्कर आते हैं। चक्कर आना या वर्टिगो ये बीमारी नहीं है, ये रोग का लक्षण है। तो ये होता है कभी गर्दन की वजह से भी हो सकता है, कान की वजह से हो सकता है, आंखों की वजह से हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हो सकता है। तो ये अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन उसका सिम्टम वर्टिगो है। वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, रोग का लक्षण है। तो वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। कई सारे लोगों को हाथ में ताकत नहीं लगती है। वो लोग जैसे अगर चार छह रोटी बना ली तो हाथ दर्द होने लगता है, थोड़ी देर उनको रेस्ट लेना पड़ता है। कुछ ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटिंग या थोड़ा लिखने का काम किया तो उसके बाद में हाथ दर्द होता है तो थोड़ी देर रेस्ट लेना पड़ता है। तो हाथ में कमजोरी महसूस होती है। कुछ काम जैसे अगर कपड़े धोने हो तो कपड़े को निचोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो एक हाथ में जैसे ताकत नहीं है ऐसा लगता है। कोई कपड़ा बर्तन करने का काम या कोई ऐसा काम जिसमें हाथ की एक्टिविटी है तो वो हाथ से काम करने में उनको दिक्कत होती है। तो ये सारी शिकायत गर्दन से जुड़ी हुई होती है। तो जिनको भी नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उनमें से उनको ये इसमें से एक या दो या तो सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपको उसमें से कोई सिम्टम्स अगर आपको है महसूस होता है तो आप लिखिए, मी लिखिए। और अगर एक दो तीन जो भी सिम्टम्स आपको उसमें से महसूस होते हैं तो एक दो तीन आप डाल सकते हैं, ताकि पता चले कि आपको इसमें से कितने सिम्टम्स है या उसकी तीव्रता क्या है। अभी जिनको भी कमर का दर्द होता है उनके सिम्टम्स, जो कमर का दर्द, लोअर बैक पेन जिसको हम कहते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लो बैक स्टिफनेस, लंबेगो, तो ये सारे अलग अलग नाम है, स्लिप डिस्क वगैरह। और फिर वो स्लिप डिस्क की वजह से ही या पूरी बाजू आपको इम्बेलेंस हो जाती है। वो सर्वाइकल की वजह से होते हैं, सर्वाइकल C4 C5 वगैरह में कंप्रेशन या सर्कुलेशन वीक हो तो उसकी वजह से आपको बैलेंस जाता है, ऐसा लगता है, आपको सपोर्ट लेकर के चलने की जरूरत पड़ती है। और जिनको कमर का दर्द है, लंबेगो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, उनको उसकी वजह से कई बार साइटिका का दर्द भी होता है, पैर की नस दर्द होने लगती है। उनमें जो कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो लोअर बैक पेन, कमर में दर्द होना, बैक स्टिफनेस,
कमर की नस अकड़ जाती है, सुबह में उठते हैं तो वो पहले सीधा नहीं हो सकते, फिर धीरे 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 कुछ देर के बाद में सीधा होते, खास करके नहाने धोने के बाद में, कुछ एक्टिविटी करने के बाद में। बहुत देर बैठने के बाद में खड़े होते हैं तो भी थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे सीधे हो जाते हैं। मसल स्टिफनेस ज्यादा होते हैं बैक में। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं या दर्द होता है, लेग पेन, फिर वो साइटिका का भी पेन हो सकता है या ऑर्डिनरी पेन भी हो सकता है। तो पैरों में दर्द होना, पिंडलियों में क्रैम्प्स आना, पैरों में टिंगलिंग नमनेस यानी झुंझुनाहट का महसूस होना, ये होता है। पैर में वीकनेस महसूस होती है कि थोड़ा चलने पर ऐसा लगता है पैर में ताकत नहीं है या थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अगर सीढ़ी चढ़ना हो तो कंटिन्यू सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, एक मंजिला चढ़ा उसके बाद में रुके, फिर बाद में दूसरा, इस तरीके से उनको रुक रुक के आगे बढ़ना पड़ता है। तो जिनको भी कमर से जुड़ी शिकायत हो तो उनको इसमें से ये शिकायतें हो सकती हैं। आप में से है किसी को ऐसा? यस, है, करेक्ट। अभी आपको, मैं जो अभी तक 1 घंटे में जो चीजें आप लोगों से शेयर की, आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो बताया वो सारी जानकारी आपको कितना लॉजिकल और कितना साइंटिफिक लग रही है? अगर आपको लॉजिकल लगती है तो एल लिखिए, साइंटिफिक लगती है तो एस लिखिए, या एग्री है तो ए लिखिए, जो भी आपका अनुभव होगा। यस, करेक्ट। दुखना, यस, दर्द हो सकता है। मैं बताया ना कि कई लोगों को दर्द ज्यादा होता है, कई लोगों को झुंझुनाहट वगैरह ज्यादा होती है। करेक्ट। अभी आप मुझे बताइए कि इतनी सारी जो जानकारी हमने ली, आप बताइए, आपने जो भी डॉक्टर्स को दिखाया होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया होगा, बराबर है? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें कोई दर्द की शुरुआत होती है, गर्दन दर्द हो, कमर, या फॉर दैट मैटर एनी पेन, कोई भी दर्द होता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले केमिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर से पेन किलर दवाई लेते हैं, उसको बोलते हैं कि मुझे 2-3 दिन से कमर में चमक आ गई है, थोड़ा दर्द कम करने का गोली दे दो। फिर वो 2-4-5 गोली हमें देता है, हम कोशिश करते हैं वो लेकर के दर्द कम करने की, और घर में सिकाई वगैरह कर लेते हैं, अपने तरीके से इलाज करते हैं, 2-4-5 दिन निकल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब दर्द कम नहीं होता है, फिर हम जाते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास में। फिर फैमिली डॉक्टर हमें कुछ 5-10 दिनों की दवाई देते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता है। तब जाकर के वो रिकमेंड करते हैं कि आपको ऑर्थोपेडिक ओपिनियन लेना पड़ेगा, फिर हम हड्डी के डॉक्टर के पास में जाते हैं। हड्डी के डॉक्टर भी अभी एक्सरे तो निकलवा रहे हैं, अभी क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वर्जन क्या है, तो सीटी स्कैन एमआरआई निकालना है, तो मोस्टली एमआरआई निकाला जाता है। एमआरआई निकालने के बाद में आपको या तो कॉलर बेल्ट या कमर का पट्टा, यानी गर्दन कमर के लिए लंबर बेल्ट, या सर्वाइकल के लिए कॉलर बेल्ट रिकमेंड किया जाता है। कुछ आपको डूज एंड डोंट्स एक्सरसाइज बताई जाती है, फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। उससे फायदा नहीं हुआ तो वहां पे लोकली स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है, उससे भी फायदा नहीं होता है तो फिर कमर की तकलीफ है तो डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करते हैं। गर्दन के लिए नॉर्मली सर्जरी रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि वो रिस्की होती है, लेकिन कमर के लिए, लंबर स्पाइन के लिए कॉमनली सर्जरी रिकमेंड करते हैं। राइट, यही होता है। और जितनी बार आप कमर दर्द के लिए जाते हैं, सर्जरी लास्ट में रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके पहले जब भी आप दर्द के लिए जाते हैं तो प्रोसीजर तो यही होता है, पेन किलर, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, एमआरआई, यही सारी चीजें होती है। यानी हजारों रुपए डालने के बाद में भी हमारा दर्द कम नहीं होता है। क्यों कम नहीं होता है? क्योंकि बीमारी की जड़ को इलाज नहीं किया गया। अब आप मुझे बताइए, आपने इतने सालों में इतने डॉक्टर्स को दिखाया होगा, जिन लोगों को भी तकलीफ है वो, तो आपको कभी भी डॉक्टर ने ये सारी चीजें इतनी डिटेल में कभी एक्सप्लेन की है? आपका न्यूट्रिशन का रोल क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, आपका बैठने उठने का तरीका क्या होना चाहिए, ये कभी बताया गया है? या आपको बताया है कि पेन किलर खा लो, फिजियोथेरेपी करो, पेन किलर खा लो, फिजियोथेरेपी करो, बस यही बताया गया है? आप अपना अनुभव लिखिएगा जो भी है, कि मैं जो बात बता रहा हूँ, क्या मेरी बात से आप सहमत है?
जो डॉक्टर 500 से 1000 रुपया आपसे कंसल्टेशन चार्जेस लेते एक बार के, आप दूसरी बार जाते हैं तो फ्री नहीं करते, दूसरी बार आपको फॉलोअप चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर वही तकलीफ से रिलेटेड अगर आप फॉलोअप रहेगा तो, अगर आपने पहली बार कमर दर्द के लिए गए हैं तो उसको जो भी कंसल्टेशन और फॉलोअप चार्जेस आपने दिए हैं, 6 महीने के बाद में आप गर्दन दर्द के लिए जाते हैं तो आपको वापस से अलग से कंसल्टेशन और फॉलोअप चार्जेस देने पड़ते हैं। यानी इतने 500 1000 रुपए देने के बाद में भी पेशेंट को पास में देने के लिए उनके पास में टाइम कितना होता है? 5 to 10 मिनट्स। और उसमें भी ज्यादातर तो डराया ही जाता है, ये नहीं करोगे तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो सुन्न हो जाएंगे, पैर सुन्न हो जाएंगे, ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं किया तो फिर बाद में हम लोग कुछ जिम्मेदार नहीं है, इसी तरीके से डराया जाता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, हाँ जहां पे गंभीरता हो वहां गंभीरता बतानी चाहिए, नो डाउट, लेकिन डराने की बजाय सॉल्यूशन देना चाहिए, ये उनका जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी बराबर से नहीं निभाते हैं, लेकिन ज्यादातर पैनिक क्रिएट किया जाता है आपको ऑपरेशन करने के लिए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, इस तरीके से दबाव बनाया जाता है। और जबकि पता चले कि आपके पास मेडिक्लेम है तब तो 100% आपका 50,000 लाख रुपए का बिल किस तरीके से बने यही कोशिश होती है। आइडियली आपको सही मार्गदर्शन देना ये डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी है। ये आपको अगर मिल जाता है तो आपकी तकलीफ इतनी आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। हम लोग एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर जब करते हैं तो हमारे पास पेशेंट कभी आते मालूम है? जब भी डॉक्टर ने बोला है सर्जरी करने का है और पेशेंट को सर्जरी नहीं करने का है तभी जाकर के वो आते हैं कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं। अभी अगर वही तकलीफ अगर इनिशियल स्टेज में हमारे पास में आए तो वो लोग को ऑपरेशन की तो जाने दो, उनको ज्यादा बीमारी लंबे अरसे तक चलेगी भी नहीं, क्योंकि मैं कई सारे पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर के बाद में जिन डॉक्टरों ने सर्जरी बोला था ऐसे पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। और ऐसा मेरे अकेले के पास में नहीं है, आप कोई भी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास में चले जाओ आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, क्योंकि वो साइंस इस तरीके से काम करता है। तो दुनिया में ऐसे कई ट्रीटमेंट और ऐसी मॉडलिटीज अवेलेबल हैं जो आपको बिना दवाई के भी ठीक कर सकती है, लेकिन डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करते। पेशेंट यहाँ से वहां भटकते रहता है महीनों तक सालों तक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक ट्रीटमेंट से दूसरी ट्रीटमेंट, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल, हजारों लाखों रुपए खर्चा करने के बाद में तकलीफ तब तक उनकी बढ़ जाती है। और इसी की वजह से फिर पेशेंट एकदम से उम्मीद भी खो देता है और भरोसा भी खो देता है। वो कोई भी डॉक्टर के पास, क्या आपको अगर लगता है कि मुझे ठीक होगा तो ही आप इलाज कीजिए, अभी हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं पैसा डाल करके और वक्त डाल करके। यानी जहां पे सही ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पे पहुंचने तक उनके पास में धीरज भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है। तो यही तकलीफ होती है, अगर ये इनिशियल स्टेज पे ये सारी ट्रीटमेंट बताई जाए ना तो कोई पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन की जरूरत हार्डली 10% लोगों को होती है जिनको कोई भी इलाज काम नहीं करता, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन 90% लोगों को सर्जरी रिकमेंड की जाती है, जबकि जरूरत 9-10% लोगों को होती है, लेकिन 90% लोगों को सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो इसी के चलते मुझे, मैंने ये वर्कशॉप अभी जो इसके रिलेटेड है तो वो मैंने डिजाइन किया है कि जो आप खुद अपना शरीर के स्ट्रक्चर को समझो और उसके अनुसार अपना खुद का आप, क्योंकि देखो ऑपरेशन करने के बाद में भी तकलीफ अगर होगी तो आपको वापस से बाद में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और वो वापस से वही सिस्टम होगा, पेन किलर विटामिन कैल्शियम यही सिस्टम होगा। और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हो गया यानी आप जिंदगी भर ठीक हो गए। ये अपेंडिक्स वाला सिस्टम नहीं है कि अपेंडिक्स निकाल दिया तो अभी वापस से अपेंडिक्स नहीं होगा, टॉन्सिल निकाल दिया तो टॉन्सिल नहीं होगा, नहीं। क्योंकि आपकी कई सारी रीढ़ की हड्डियां हैं, एक रीढ़ की हड्डी की तकलीफ आपको कम हो गई ऑपरेशन से, तो अभी इसका दबाव दूसरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ेगा तो वहां पे भी तकलीफ शुरू हो जाएगी, तीसरे में भी हो सकती है। तो क्या हर जगह पे आप ऑपरेशन करवाते रहोगे? तो ऐसा मत समझिए कि आपने ऑपरेशन कर लिया यानी सब ठीक हो गया। वो तो सबसे आखिरी का इलाज है, जब कोई इलाज काम में नहीं आता है तभी करना होता है। और वो 10% लोगों को, जिन लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि पैरों में से चप्पल निकल जाता है पता नहीं चलता है, टॉयलेट यूरिन का कंट्रोल चला जाता है, पैर पैरालाइज हो जाता है, ऐसी असर हो जाती है। ये तकलीफ कभी होती है जब इनिशियल स्टेज में या तो इलाज नहीं मिला तो, या फिर एक्सट्रीम कोई गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, जोरों से मार लगा, टू व्हीलर फोर व्हीलर का जोरदार एक्सीडेंट हो गया और वो जो ट्रॉमा हो गया, तो वो ऑल ऑफ ए सडन होता है।
बाकी ऑल ऑफ ए सडन इतना मेजर केस नहीं होता है, पहले शुरू शुरू में तकलीफ कम रहती है, लेकिन ये क्यों बढ़ती है ये आप जानना चाहेंगे? हमें तकलीफ जब भी आपको तकलीफ शुरू हुई थी कमर की या गर्दन की, तभी शुरू में तो बहुत ही कम थी, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई, राइट? ये क्यों बढ़ी ये आप जानना चाहते हैं? उसका उसके लिए जिम्मेदार पेन किलर दवाई है, वो किस तरीके से है वो आपको मैं बताऊंगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो यस लिखिए। करेक्ट। देखिए, हम लोग जब भी गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो हमें ऐसा लगता है हमारी हड्डी टूट गई, जोरों से मार लगा, राइट? दूसरे दिन हम भूल भी जाते हैं कि हमें कल ऐसी चोट लगी थी। होता है ऐसा? अनुभव किया है आपने? कभी चलते चलते आप ठोकर लग गई, घुटने पे मार लग गया, या तो चलते चलते आपको पलंग का कोना लग गया और जोरों का दर्द होता है, चक्कर से आ जाते हैं। दूसरे दिन आप भूल भी जाते हैं दर्द होता है। कैसे होता है ये? जैसे ही आपको चोट लगी, घुटने में चोट लगी, तो अभी सब जो घुटने से जो सिग्नल ब्रेन की ओर जाता है, तो ब्रेन को पता चला कि घुटने में मार लगा है, तो ब्रेन वहां पे रेस्क्यू टीम को भेज देता है। तो रेस्क्यू टीम वहां पे अपना काम कर देती है, मीन टाइम ब्रेन उसका एनालिसिस करता है कितनी चोट लगी, चलो देखते हैं। तो फिर वो आंखों को बोलते हैं जरा देखो कितना दर्द, कितना चोट लगा है, तो फिर आंख देख करके बोलता है खून नहीं निकला है, सूजन जैसा दिखाई दे रहा है। ब्रेन बोलता है ओके। अभी हाथ को बोलता है तू जाकर देख पट्टा टोल के कि कितना चोट लगा है। फिर हाथ वहां पे हम लोग टटोल के देखते हैं, दर्द होता है, सूजन लगता है, खून नहीं निकला है लेकिन सूजन महसूस हो रहा है, तो हाथ ने अपना रिपोर्टिंग दिया ब्रेन को। उसके बाद में ब्रेन जो है वो पैर को बोलता है जरा पैर हिला करके देखो चलता है, हिलने को हो रहा है कि नहीं। फिर हम पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, तो पहले थोड़ा दर्द होता है, फिर दो चार बार हिलाते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, तो ब्रेन को सब मिल जाता है ऑर्डर, रिपोर्ट कि पैर हिला जा सकता है, यानी मेजर इंजुरी नहीं लगता है। फिर पैर ब्रेन वापस से पैर को बोलता है अभी जरा पकड़ के खड़े रहने की कोशिश करो। फिर हम पकड़ के खड़े रहने की कोशिश करते हैं, थोड़ा दर्द होता है, बैठ जाते हैं, वापस से ट्राई करते हैं, दो तीन बार करने के बाद में हम खड़े हो सकते हैं। उसके बाद में ब्रेन वापस से पैर को बोलता है अभी थोड़ा पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करो, तो हम पकड़ पकड़ के चलते हैं। फिर बाद में ब्रेन बोलता है कि अभी थोड़ा चक्कर मारो, कैसा देखता है लगता है देखो। फिर हम तीन चार चक्कर मारते हैं, हमें चला जा रहा है लगड़ लगड़ के, लेकिन हो रहा है। शाम तक हम लोग दर्द हमारा कम हो जाता है, दूसरे दिन सुबह उठते हैं हम भूल भी जाते हैं कल हमें चोट लगी थी। महसूस किया है आप लोगों ने कभी ऐसा? तो जैसे ही हमें ये दर्द महसूस होता है, ब्रेन जो रेस्क्यू टीम को भेजता है, वो रेस्क्यू टीम में इंडोर्फिन नाम का द्रव्य होता है। इंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में कुदरती रूप से निर्माण होने वाला द्रव्य है इंडोर्फिन। ये वहां जाकर के अपना काम करता है और धीरे धीरे हमारे दर्द और सूजन को कम कर देता है, और इस तरीके से हमारा दर्द कम हो जाता है। यह अनुभव आपने कभी ना कभी बचपन में या रिसेंटली भी लिया हो सकता है, दर्द होता है, मार लगता है ट्रैवलिंग के वक्त में। हुआ है ऐसा अनुभव आपने? राइट। अभी ये चीज आप देखिए, जैसे ही हमें कमर का दर्द होता है या गर्दन का दर्द हुआ या घुटने का दर्द हुआ, तो वो दर्द का सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन को पता चलता है दर्द हो रहा है। लेकिन तुरंत हम क्या कर लेते हैं? पेन किलर खा लेते हैं। अभी पेन किलर क्या काम करता है? वो जो दर्द का एहसास हमारे दिमाग तक जाता था उसको रोक देता है बीच में। तो पहले तो ब्रेन को पता चला कि दर्द हुआ, लेकिन बाद में फिर वो सिग्नल ही बंद हो गए। अभी ब्रेन को पता ही ना चले कि आपको दर्द हो रहा है, तो अभी ब्रेन रेस्क्यू टीम को कैसे भेजेगी? तो आपके इंडोर्फिन को वो रिलीज नहीं करता है, जो कि नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। तो जैसे ही आपको कमर दर्द होता है, आप पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर के प्रभाव से आपके ब्रेन तो पता नहीं चल रहा है कि आपको कमर में दर्द हो रहा है, तो ब्रेन कोई अपना काम करता ही नहीं है, ब्रेन अपना इंडोर्फिन रिलीज नहीं करता है, रेस्क्यू टीम को नहीं भेजता है। हमें तकलीफ कम लगती है क्योंकि वो दर्द की वजह से हमारा दिमाग को बेहोश कर दिया है गोली की वजह से। अभी जैसे ही वो गोली का प्रभाव कम होता है, हमें दर्द महसूस होता है, तो हमें तुरंत वापस वो गोली याद आ जाती है। अरे मैंने सुबह ली थी, अभी वापस से शाम को लेना पड़ेगा, या आज लिया था अभी कल वापस से लेना पड़ेगा। तो हमें 12 या 24 घंटे के बाद में दवाई रिपीट करनी पड़ती है, राइट? तो इस तरीके से हम धीरे धीरे दवाइयों के आदी बन जाते हैं। ये हो गया मेडिसिन का डिपेंडेंसी या एडिक्शन। ये तो बात की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान क्या होता है? जैसे ही हम गोली खा लेते हैं, हमारा कमर का दर्द चला गया, आधे घंटे के अंदर हमें भूल जाते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं? हम जंप लगाते हैं, आगे झुकते हैं, वजन उठाते हैं, यानी जो नहीं करने की सारी चीजें करते हैं। घुटने का दर्द रहेगा तो वो भी दर्द कम हो जाता है पेन किलर से, तो हम
डांडिया खेलना, गरबा खेलना, डांस करना, जंप करना, सीढ़ी चढ़ उतरना, सारी चीजें करते हैं। डी जनरेशन बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से हम आगे झुकते, वजन उठाते, क्योंकि हम भूल गए कि कमर का दर्द होता था गोली के प्रभाव में। तो अभी वो डी जनरेशन बढ़ गया, वो गादी ज्यादा खिसक गई, ज्यादा नस दब गई। और क्योंकि हमें ऑफिस में जाना है, छुट्टी नहीं रह सकते, हम पेन किलर खा करके ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहां पे जाकर के हम बैग का वजन भी उठा रहे हैं, पानी का बकेट भी उठा रहे हैं, आगे झुकने का काम भी कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर वो तकलीफ बढ़ते जा रही है। फिर एक नौबत ऐसी आती है कि पेन किलर काम करना बंद कर देता है, पेन किलर के बावजूद भी हमारा दर्द कम नहीं होता है। और बाद में तकलीफ बढ़ने लगती है, और बाद में फिर डॉक्टर एडमिट होने को बोलते हैं, फिर ट्रैक्शन देते हैं और अपना इलाज आगे करते हैं। और इस तरीके से हमारी तकलीफ बढ़ती है, यानी हमारी तकलीफ बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले पेन किलर का होता है। पेन किलर ये हमारे शरीर को इतना नुकसान करता है, उसके किडनी लिवर के ऊपर होने वाले नुकसान की तो बात अलग ही है, लेकिन उसके अलावा वो हमें दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट बना देता है, यानी ड्रग एडिक्ट जैसा होता है कि ड्रग्स लिए बगैर हमारा उसका काम नहीं चलता है। बस यही सिचुएशन हमारी होती है कि पेन किलर लिए बिना हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आपको लगता है दिमाग की बत्ती जली है, ऐसा लगता है, बल्ब ऑन हुआ ऐसा लगता है? मेरी बातों से आप सहमत है ऐसा लगता है? अगर बल्ब ऑन है तो बीओ लिखिए, एग्री है तो ए लिखिए। मैं जो बात बता रहा हूँ वो अगर आप उससे सहमत है तो यस लिखिए। करेक्ट। तो भी इस सब का सॉल्यूशन लाने के लिए मैंने एक वर्कशॉप डिजाइन किया है, जो ओवरऑल होलिस्टिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमें ऑनलाइन में जो दे सकते हैं वही चीजें हम बता सकते हैं कि जो आप घर में कर सको। कुछ इलाज होते हैं वो तो डॉक्टर के द्वारा या ट्रीटमेंट के जरिए किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आप खुद ब खुद घर में कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वर्कशॉप है। तो अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप चैट बॉक्स में डब्ल्यू लिखिए वर्कशॉप के लिए, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर इतनी जानकारी से आप संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, तो आपको चाहे तो मैं एक दो पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको गर्दन और कमर दर्द के लिए काम में आ सकते हैं, जिसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। मिन टाइम में आप वर्कशॉप की जानकारी के लिए लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको वर्कशॉप की जानकारी दे दूं। जिन लोगों को भी गर्दन का दर्द है, उन लोग, ये जो उंगली है, हमारी उंगली का ये जो जॉइंट होता है नाखून के नीचे का, ये जॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका नेक से रिलेटेड है, कमर से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट आप प्रेस कर सकते हैं, और उंगली का ये जो नीचे का पॉइंट है ये कमर से जुड़ा हुआ है, ये कमर का एरिया है, ये नेक का एरिया है। तो ये पॉइंट को आप पेन से मार्क प्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से रोल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं इस तरीके से। ये लोअर बैक के लिए, तो ये गर्दन के लिए है, ये कमर के लिए है। आप नोट कर लीजिए, इसकी शुरुआत आप कर दीजिए, ताकि आपका तकलीफ भी कम हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि ये करने से हमें दर्द में राहत मिलती है, और ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। एटलीस्ट आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपकी पेन किलर की जरूरत कम हो जाए। तो आप इतना कीमती वक्त निकाल के आए तो उसका आपको कई सारा इंफॉर्मेशन तो मिला, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए। तो ये जो जॉइंट है, ये सारी उंगलियों में है, तो आप सारी उंगलियों में प्रेस कर सकते हैं, और वो पेनफुल मिलेगा, ये उसकी बड़ी बात है कि आपको जो तकलीफ है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल होता है। तो ये पॉइंट आपको प्रेस करना है, मसाज करना है, तो आपका दर्द कम हो जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं लोअर बैक के लिए, वो भी पेनफुल रहेगा, सभी उंगलियों में रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार से अंगूठे में ये जो जॉइंट है ये आपका सर्वाइकल रीजन है, ये पूरा जॉइंट, ये जॉइंट टू जॉइंट, ये जो हिस्सा है ये आपका सर्वाइकल रीजन है। यहाँ पे भी आप पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, ये आपके दर्द कम करने में। आप वहां पे रोल करके देखिए पेन या पेंसिल से, आपको वो एरिया पेनफुल मिलेगा, और वही हमें प्रेस करते रहना है रेगुलरली, दिन में 2 बार 3 बार। तो ये आपको दर्द कम करने में सहायक होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे ये कमर से जुड़ा हुआ है, ये एरिया बीच में आप देखेंगे तो ये जो हमारी
चारों उंगलियां हैं तो चारों उंगलियों के मध्य में, और हथेली का ये हिस्सा है उसके मध्य भाग में। ये पेनफुल एरिया, आपको ढूंढना क्या है, जो आपको तकलीफ है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल मिलेगा। तो दर्द होता है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। तो वहां पे आप पॉइंट प्रेस करके देखेंगे तो आपको पॉइंट दर्द करने का मिल जाएगा। तो ये पॉइंट को आपको प्रेस करना है, मसाज करना है, तो आपका दर्द कम हो जाएगा। तो दर्द करने में, कम करने में ये आपको सहायक होगा, राइट। ये आप चेक करके देख लीजिए। ये बीच में ये पोर्शन है, उंगली में ये है यहाँ पे, और अंगूठे में यहाँ पे। ठीक है। इन सब चीजों का जो होलिस्टिक सॉल्यूशन है, तो उसमें ये जो वर्कशॉप रहेगा, तो ये वर्कशॉप में आपको जानकारी मिलेगी। एक तो पोस्चर करेक्शन है, यानी आपका सही पोस्चर क्या होना चाहिए नेक के लिए, बैक के लिए, राइट। तो किस तरीके से आपको प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें ताकि आपको तकलीफ ना हो, या होए वो तकलीफ कम कैसे हो, उसका पोस्चर करेक्शन की जानकारी होगी। योगा और एक्सरसाइज के बारे में जानकारी होगी, यानी नेक के लिए कौन सी योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैक के लिए कौन सी करनी चाहिए, जिससे आपके मसल्स की, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़े, राइट। उसके बाद में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मैंने जैसे बताया केवल विटामिन कैल्शियम के हिसाब से नहीं, लेकिन डूज और डोंट्स, आपको क्या खाएंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, तो आपको क्या खाना अवॉइड करना है, यानी परहेज क्या रहेगा, और क्या ज्यादा खाना चाहिए जिससे आपका जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े। यानी ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएगी। उसके बाद में स्ट्रेस रिलीफ के लिए क्या करना है, क्योंकि तनाव ज्यादा होने की वजह से हमें दर्द ज्यादा होता है। तो तनाव को कम करने के लिए क्या करना है, उसके बाद में उसके कुछ सॉल्यूशंस जैसे अभी मैंने बताया, तो वैसे एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। अभी तो मैंने केवल एक इनिशियल बिगिनिंग के हिसाब से आपको दिखाया है, लेकिन उसमें और भी कई सारे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, जिसमें चाइनीज एक्यूप्रेशर, कोरियन एक्यूप्रेशर और ईयर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स रहेंगे, जो कमर दर्द और गर्दन दर्द को कम करने के लिए काम में आते हैं। कुछ हर्बल रेमेडीज होगी, यानी हम घर में अपने हिसाब से क्या ले सकते हैं। देखिए आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कुछ चीजों का, तो उसकी मैं जानकारी दूंगा कि जो हमारे आसपास में अवेलेबल है, और वो हम ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट पेन कम हो सकता है या स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। कुछ होम रेमेडीज, यानी क्या खाने पीने से हमारी तकलीफ कम हो जाती है, तो ताकि आपको अगर एक्यूट पेन हो तो क्या चीजें करेंगे तो आपका दर्द तुरंत कम हो जाए। तो उसके लिए कुछ चीजें हमारे घर में मौजूद होती है किचन में, लेकिन हमें पता नहीं है, तो उसकी जानकारी आपको बता दी जाए ताकि आपको पेन किलर की जरूरत कम से कम पड़े। मर्मा थेरेपी, मर्मा थेरेपी भी एक किस्म का साइंस है, जो मर्मा के प्राण बिंदु होते हैं, तो वो भी हमारे दर्द को और हमारी तकलीफ को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ये वर्कशॉप में मिलेगी, और इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी ये आपके लिए एक किस्म का एजुकेशन होगा जो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा, आपको काम में आएगा। तो इन फ्यूचर भी आप ना ही केवल अपने आप को, अपने घर के किसी लोगों को भी अगर तकलीफ हो तो उनको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये वर्कशॉप रहेगा। और ये वर्कशॉप दो अलग अलग पार्ट में है। जिनको केवल गर्दन से जुड़ा हुआ सॉल्यूशन चाहिए, तो उनको, उनके लिए 2 दिन का वर्कशॉप है, 14 और 15, यानी अभी सैटरडे और संडे को रात को 9 से 10:30 के बीच में रहेगा। 1.5 1.5 घंटा, यानी 3 घंटे का एक वर्कशॉप है गर्दन के लिए, 3 घंटे का एक वर्कशॉप है कमर के लिए। तो इसका वास्तविक कीमत जो है वो 999 रुपये है, और उसका अभी का ऑफर है 699, जो कंसेशनल रेट पे। लेकिन जिन लोगों को आज अगर वर्कशॉप में अगर रजिस्टर करते हैं, तो उन लोगों को 599 ये ऑफर रहेगा। तो जिन लोगों को केवल गर्दन दर्द के जुड़ा हुआ सॉल्यूशन चाहिए, तो 599 में आज ले सकता है वो, लेकिन केवल आज के लिए 599 रहेगा। कल से फिर वो 699, जो रेगुलर है वो 699 रहेगा। उसी प्रकार से कमर दर्द का है वो 17 और 19 को, यानी मंगलवार और गुरुवार को रात को 9 से 10:30 रहेगा। इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसमें भी आपको जो कमर से जुड़े हुए सारे सॉल्यूशंस जो बताए वो सभी मिलने वाले हैं। इसका जो ऑफर है वो 702 का है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो वो 603 है। लेकिन जिन लोगों को दोनों सॉल्यूशन चाहिए, तो उनके लिए कॉम्बो ऑफर है, उनके लिए स्पेशल ऑफर है। अगर आप दोनों के लिए रजिस्टर करते हैं तो केवल 999 में आपको दोनों भी ऑफर मिलते हैं।
यानी 999 में आपको गर्दन का सॉल्यूशन और कमर का सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया कि जिनको आज गर्दन का तकलीफ है उनको फ्यूचर में कमर की शिकायत हो सकती है, जिनको आज कमर की शिकायत है उनको फ्यूचर में गर्दन की शिकायत हो सकती है। तो अगर आप दोनों भी सॉल्यूशन, और ये ऐसी बात नहीं कि आपको बीमारी की राह देखनी है, आप एडवांस में ये सारी चीजें, यानी आप वो जो योगा एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताएंगे, ये आप प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको तकलीफ हो तो ही करना है, ऐसी बात नहीं है। आप तकलीफ ना हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी की बात है ये वर्कशॉप की। ठीक है। तो जो लोग अगर वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो लोग ये वर्कशॉप का 999 का ऑफर ले सकते हैं आज, अगर लेते हैं तो। और इंडिविजुअल चाहिए तो गर्दन के लिए 599 और कमर के लिए 603, ये उसका ऑफर है आज के लिए। और इसी प्रकार से आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया जाएगा, सारी प्रैक्टिकल जानकारी भी दी गई, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी आपको फ्यूचर में भी आपको उसका गाइडेंस और सपोर्ट मिलते रहेगा। आप में से कितने लोगों को ये सीखने की इच्छा है, जानने की, या अपना सॉल्यूशन लाने की इच्छा है, जो सच में अपने सेहत के प्रति चिंतित है और जागरूक है, और वास्तविक रूप से उसका सॉल्यूशन लाना चाहते थे कि एक, अगर एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी देखा जाए तो एक एक्सरे की कीमत में आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500 से 1000 रुपया अगर आप खर्चा कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको वो प्रॉब्लम टाइम बिंग के लिए ही केवल सॉर्ट आउट होता है। आपको वापस तकलीफ हुई, वापस से जाना पड़ता है, वापस से खर्चा करना पड़ता है। यानी ये आपका रिकरेंट खर्चा है। देखिए, मैंने एक चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, तो जिन लोगों को भी वर्कशॉप करने की इच्छा है वो लोग ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप ओपन रहेगा, जिसमें आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, अपना पेमेंट डिटेल्स डाल सकते हैं, ताकि आपको मैं मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये हमें वर्थ है, आप देखिए, एक, आज अगर समझो, अगर हम एक प्रॉब्लम के लिए भी बात करें, 500-600 रुपये में अगर हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, जो हमें जानकारी मिलती है, तो एक पिज्जा बर्गर के रेट में हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है। आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 500 से 1000 रुपया आप कंसल्टेशन चार्जेस, बाद में फिर लेबोरेटरी चार्जेस, उसके बाद में दवाइयों का खर्चा, उससे होने वाली साइड इफेक्ट्स, उसके बाद में प्रॉब्लम वापस हो, वापस से आपको खर्चे करना पड़ता है। यहाँ पे ये आपको लाइफ टाइम का गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन अगर सीख लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या हमेशा के लिए आपकी पेन किलर की जरूरत को कम कर सकते हैं। तो ये पेमेंट डिटेल्स है, वो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, और पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। ये मेरा जीपे नंबर है, वही मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई क्वेरी हो, आपको वर्कशॉप से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये रात को 9 से 10:30 के बीच में रहेगा, और मोस्टली इसमें ज्यादातर छुट्टियां कवर की है, सैटरडे संडे है, ट्यूसडे को भी गणेश विसर्जन है, तो इसी प्रकार से छुट्टी में है। प्लस आपको इसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी अगर आपका सेशन छूट जाता है तो आप वो रिपीट भी कर सकते हैं वापस से, अपनी स्टडी के लिए, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको लाइफ टाइम गाइडेंस मिल रहा है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये वर्थ है? आज 1000 रुपया तो हम लोग कहीं पे होटल में चले जाते हैं ना, तो 1000 रुपये से ज्यादा का खर्चा कर डालते हैं एक बार के, आधे एक घंटे के, 2 घंटे के एंटरटेनमेंट में। मूवी देखने चले जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो हजारों रुपए का खर्चा करते हैं, जिसका हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फायदा नहीं होता है डायरेक्टली। ना ही हमारी हेल्थ सुधार होती है, होटल में जाने के बाद में हेल्थ खराब ही होने वाली है, लेकिन फिर भी हम हिचकिचाते नहीं है, हजारों रुपया खर्चा कर देते हैं। लेकिन हेल्थ के बारे में खर्चा करना हो तो हमें वो चीजें महंगी लगती है। हम 15-20 हजार का मोबाइल ले लेंगे, कोई भी ब्रांडेड कपड़ा या कोई भी हमें अच्छा सा शॉपिंग करना है तो उसमें हजारों रुपया खर्चा कर डालेंगे, इंटीरियर के पीछे लाखों रुपया खर्चा करेंगे। लेकिन जिसकी वजह से हम जिंदगी के मजे ले सकते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अगर हमें खर्चा करना हो तो हमें सोचना पड़ता है। हम फ्री की चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नॉर्मल मेंटल एटीट्यूड है लोगों का।
और उसी के चलते हुए हम ज्यादा परेशान होते हैं। कई बार हम चीजें सही वक्त पे सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही डिसीजन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोग सालों तक भुगतते रहते हैं। आप दवाइयों का खर्चा अभी तक कितना किया ये आप देखिए, कितना आपने लेबोरेटरी के पीछे खर्चा किया, कितना दवाइयों के पीछे, कितना डॉक्टर के पीछे आपकी तकलीफ के लिए, और उसके बावजूद आप जहाँ थे वहीं पे है। तो फिर हमें कुछ और सोचना चाहिए। और यहाँ पे ये जो हम चीजें कर रहे हैं वो बिना साइड इफेक्ट के, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई हम लोग केमिकल नहीं डाल रहे, कोई साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयाँ नहीं डाल रहे। राइट। तो जिन लोगों को वाकई में तकलीफ है और सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, वो लोग ये वर्कशॉप को आज रजिस्टर कर सकते हैं। और बाकी जैसे चल रहा है वैसा चलते रहना है तो वैसा कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो हम करते हैं वो ये करते रहेंगे। तो उससे भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है हमारा नुकसान हो, लेकिन उसकी वजह से डॉक्टर का घर बचेगा, मेडिकल स्टोर वालों का, दवाई वाले कंपनी का, हॉस्पिटल का, लेबोरेटरी का, इन सब लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये भी एक समाज सेवा का काम है। तो हमें समाज सेवा करनी है या अपना खुद का इलाज करना है, ये हमें सोचना है। तो आप लोगों ने आपका कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जिन लोगों को सीखने की इच्छा है वो ग्रुप ज्वाइन करें। कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, और कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ग्रुप में आप डाल सकते हैं आपकी क्वेरीज को। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिली होगी, इंसाइट्स मिले होंगे गर्दन और कमर दर्द से जुड़ी शिकायतों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम